हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप एंड विश कि आप सब बहुत अच्छे हों। मेक श्योर कि आप अपनी नोट्स, एक्सरसाइजेस बैक टू बैक लगा रहे हों। जो भी डाउट्स हों अगर पीछे किसी भी चैप्टर के, तो कमेंट करके मुझे बताइए। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स अपना कमेंट, अपना रिस्पॉन्स गूगल क्लासरूम ऐप पर ही देंगे। सो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में आई थिंक 5 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। उनमें है ना बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हम लोगों ने कि अगर किसी मैट्रिक्स की कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम की सारी एंट्री जीरो हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आता है, जीरो आता है। अगर किसी मैट्रिक्स की कोई भी दो रो या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है। इसी तरीके से हम लोगों ने है ना कुछ प्रॉपर्टीज, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, दैट वर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बहुत ज़रूरी है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, कंपटीशंस में तो ज़रूरी है ही, कंपटीशन में तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई टॉपिक है 11th-12th का जो गैर ज़रूरी हो। मगर बोर्ड एग्जामिनेशन में ये टॉपिक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से 6 मार्क्स में क्वेश्चन ऑप्शनल आता है, तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इक्वली आपका प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। बड़ा बचकाना सा सिंपल सा सवाल आता है, बट इसी बात पे डिपेंड करता है कि आपने ढंग से पढ़ा है और प्रैक्टिस की है नहीं। खैर, today we'll talk about our next property of determinant, sixth property, and it is if each element of a row or column of a determinant, किसी determinant की किसी रो या किसी कॉलम का हर एलिमेंट is multiplied by a constant k। अगर हम किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। तो उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो भी के टाइम्स आएगी। फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और आपने किसी रो में या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, ये हमें मेंशन करना भूल गया, दिस मस्ट बी अ नॉन जीरो कांस्टेंट। आपने किसी रो में मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मान लीजिए मैं सेकंड रो में कर दे रहा हूँ के, तो इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये जो स्क्वायर अरे ऑफ अरेंजमेंट्स है, इसका डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। ये बात कर रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम में, यहाँ मैंने सेकेंड रो में एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया हो, तो इसका डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट का के टाइम्स आएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनडायरेक्टली ये भी कह रही है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में आपको नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो ये नॉन जीरो कांस्टेंट किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल, आपको इस के का मल्टीप्लाई करना है, तो आप चाहें तो इस के का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो में कर लीजिए या सेकंड रो में कर लीजिए या थर्ड रो में, किसी एक में, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी एक में, आइदर इन अ रो आइदर इन अ कॉलम। ठीक है, यू कैन मल्टीप्लाई दिस के आइदर इन अ रो और इन अ कॉलम, बट ये ध्यान रहे कि के का मल्टीप्लाई आपको हर रो या कॉलम में नहीं करना। मैट्रिक्स में क्या होता था, ये बात भी ध्यान रखने वाली है, साथ में ही बहुत कंफ्यूजन होता है कई बार स्टूडेंट्स को इन प्रॉपर्टीज के बीच में। अगर मैट्रिक्स बना होता है, याद कीजिए, और मैट्रिक्स में जब हम के का मल्टीप्लाई करते हैं तो इस के का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट में होता था, के ए, के बी, के सी, आप चाहें तो इसको भी रिमार्क्स में लिख लीजिएगा ताकि आपको साइमल्टेनियसली याद आए कि मैट्रिक्स में हम क्या करते थे और डिटर्मिनेंट में हम क्या करें। डिटर्मिनेंट में जब आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसी रो या कॉलम में, किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट से होगा। लेकिन मैट्रिक्स में जब आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की हर एंट्री से होता है।
इसका उल्टा भी ऐसे ही समझने लायक है। अगर किसी मैट्रिक्स से आपको कुछ कॉमन लेना है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो 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 कांस्टेंट हम कॉमन ले रहे हैं, जो नॉन जीरो कांस्टेंट हम कॉमन ले रहे हैं, वो नॉन जीरो कांस्टेंट हर एंट्री से मल्टीप्लाई होना चाहिए, मतलब हर एंट्री का फैक्टर होना चाहिए। जैसे इस एंट्री का फैक्टर के है, यहाँ पे भी फैक्टर के है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो हम के कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट से कुछ कॉमन लेने के लिए आपको बस इतना ध्यान देना है कि किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में कुछ कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर के कॉमन फैक्टर है सेकंड रो से, तो हम सेकंड रो से कॉमन ले सकते हैं। समझ आ रही बात? तो एक रिमार्क तो आप ये लिखेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट लिखिएगा इसको, फर्स्ट रिमार्क। डिटर्मिनेंट के केस में क्या करते हैं, इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट, इन केस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के केस हम ये करते थे, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना। और सेकंड रिमार्क क्या होता था, क्या होगा यहाँ, एक बात और साथ साथ ये ध्यान देने वाली है, ठीक है। मान लीजिए आपने सब में के से मल्टीप्लाई करा, और इसका आपको डिटर्मिनेंट चाहिए, तो यही प्रॉपर्टी लगाएंगे। फर्स्ट रो से हम के कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो से भी हम के कॉमन ले सकते हैं, थर्ड रो से भी हम के कॉमन ले सकते हैं। देखिए यही बात है, अगर यहाँ मैट्रिक्स बना होता ना तो सिर्फ एक के बाहर आता, सिंगल के कॉमन आता, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट से हम रो से एक के कॉमन लेंगे, दूसरी रो से दूसरा के, और तीसरी रो से फिर एक के, तो के क्यूब कॉमन आएगा। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकंड रिमार्क है, ठीक है। ये सब आप अपनी नोटबुक पर नोट रखेंगे। आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ में आई हो। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट ले लीजिए और उसमें अपने मन से कोई भी एंट्री बना लीजिए, कुछ भी, जैसे 1 2 3 वट एवर एंट्रीज है, ठीक है। किसी भी रो में, ठीक है, कोई कॉमन मल्टीपल रखिएगा बस, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे ही दे रहा हूँ यहाँ पर, आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो। फॉर एग्जांपल आपका डिटर्मिनेंट है आप देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला फर्स्ट और थर्ड रो, कोई फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज रहेंगे, -1 3 -5, और यहाँ से जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 3 4 5। अब इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इसके डिटर्मिनेंट का 2 टाइम्स होगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो इसके डिटर्मिनेंट का 2 टाइम्स होगा। आप चाहें तो यही ये प्रॉपर्टी बता रही है, आप चाहें तो ये कि कोई भी मैट्रिक्स, कोई भी डिटर्मिनेंट खुद से डिजाइन करके आप चाहें तो ये वेरीफाई करके देख सकते हैं, ये कांस्टेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ओके। सो आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। So our next property, that is seventh property, is if some or all the elements of a row or column of a determinant, मतलब किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम की सारे एंट्रीज या उनमें से कुछ एंट्रीज आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, ठीक है। अब देखिए यहां तक की बात समझिए पहले, ना ये इतनी बात समझिए पहले। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट हो a b c d e f g प्लस k h प्लस k i प्लस k, ओके। तो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जिसकी थर्ड रो, कोई कॉलम भी चूज कर सकते हैं, इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, किसी रो के कुछ या सारे, मैंने यहाँ सारे एलिमेंट्स को किया है, आप किसी एक का भी कर सकते हैं, किसी एक या 2 एलिमेंट्स का भी कर सकते हैं, अभी समझ में आ जाएगी बात।
इफ सम और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो, मैंने यहाँ थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स को ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देखिए थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स सम ऑफ टू और मोर टर्म्स के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। मतलब इस डिटर्मिनेंट के थर्ड रो की सारी एंट्रीज दो टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखी हुई है। थ्री टर्म्स भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, इसीलिए सम ऑफ टू और मोर लिखा हुआ है। तो इसके डिटर्मिनेंट को, ठीक है, देखिए यहां तक की बात समझ में आनी चाहिए कि अगर ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है then this determinant can be expressed as sum of two or more determinants। इस डिटर्मिनेंट को हम दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, फर्स्ट डिटर्मिनेंट होगा ए बी सी डी ई एफ और इसमें जी एच और आई ले लीजिए, जी एच आई प्लस, अब फर्स्ट और सेकंड रो ऐसे ही रहेगी, ए बी सी डी ई एफ, और अब थर्ड रो में के के के, इसको ऐसे लिखेंगे। बहुत सिंपल है। ये जरूरी नहीं कि कोई नॉन जीरो कांस्टेंट के ही ऐड हो सकता है। व्हाट कैन आई से, मान लीजिए यहाँ अल्फा ऐड किया गया है, मान लीजिए यहाँ बीटा ऐड किया गया और मान लीजिए यहाँ गामा ऐड किया गया, तो यहाँ आप अल्फा लिखेंगे, यहाँ बीटा लिखेंगे, यहाँ आप गामा लिखेंगे। अच्छा सर, अगर यहाँ कुछ ऐड ना किया होता तो मैं यहाँ जीरो मान लेता और ये वाली एंट्री क्या आ जाती, जीरो आ जाती, सिंपल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम की सारी एंट्रीज, ठीक है, किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम की सारी एंट्रीज दो या दो से ज्यादा टर्म्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हैं, लिखी हुई हैं, तो उस डिटर्मिनेंट को मैं दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स के सम के फॉर्म में लिख सकता हूं। और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ कितने टर्म्स का सम है। अगर दो टर्म्स का सम है तो डिटर्मिनेंट्स दो ठो आएंगे, अगर यहाँ तीन तीन टर्म्स का सम है तो डिटर्मिनेंट तीन आएंगे, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। देखिए ये तो सब बुक से पढ़ते हैं और सब समझ जाते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप इसको एनालाइज कीजिए, तुरंत उल्टा करके इस बात को समझिए। अगर दो डिटर्मिनेंट आपके सामने ऐसे लिखे हुए हैं, दिस डिटर्मिनेंट प्लस दिस डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये दोनों एंट्री ऐड कर, देखिए ए और ए ऐड करके यहाँ 2a नहीं लिख देंगे। मतलब अगर दो डिटर्मिनेंट का सम लिखा हुआ हो, मैट्रिक्स को ऐड करते थे ना हम लोग, मैट्रिक्स कैसे ऐड करते थे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड कर देते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। आप दो डिटर्मिनेंट्स को ऐसे ऐड नहीं कर सकते कि ए और ए ऐड होकर यहाँ 2a होगा। अगर ऐसा होता तो यहाँ 2a लिखना चाहिए था ना, ऐसा नहीं हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए फर्स्ट और सेकंड रो एकदम अनअल्टर्ड रही हैं, पहले डिटर्मिनेंट में भी और दूसरे डिटर्मिनेंट में भी, बस इसे हमने स्प्लिट कर दिया है। एक डिटर्मिनेंट बनाया फर्स्ट कंपोनेंट के साथ जी एच आई के साथ और एक डिटर्मिनेंट बना लिया अल्फा बीटा गामा के साथ, सिंपल। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करें, ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। ये भी साथ में ध्यान देने वाली बात है कि दो डिटर्मिनेंट्स को मैट्रिक्स की तरह ऐड नहीं कर सकते कि करस्पॉन्डिंग एंट्री ए और ए ऐड करके यहाँ 2a लिख दिया, बी ऐड करके यहाँ 2b लिख दिया, नहीं। और ये आप यहाँ नीचे ऐड करके रिमार्क्स में लिखेंगे, ठीक है, टू डिटर्मिनेंट्स, सॉरी, can't be added like matrices। ये ध्यान रखने वाली बात है, जैसे हम मैट्रिक्स को ऐड करते थे वैसे डिटर्मिनेंट ऐड नहीं कर सकते। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। So this is our next property and last property. If any row or column is added to equal multiple of another row or column, then the value of determinant remains the same। एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब आप रो को लेके पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रो के ऊपर प्रॉपर्टीज लगाएंगे, और जब आप कॉलम लेके पढ़ रहे हैं तो सिर्फ कॉलम लेकर के पढ़ रहे हैं, फिर कॉलम पर प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं कि हम एक ही डिटर्मिनेंट में रो प्लस कॉलम दोनों प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। सो ये कह रहा है कि अगर किसी रो को, इफ एनी रो इज एडेड, अगर हम किसी रो को ऐड कर रहे हैं किसी दूसरी रो के इक्वल मल्टीपल से,
नहीं समझ में आ रहा। ये कह रहा है फॉर एग्जांपल ए बी सी, मैंने सेकेंड रो को ऐड किया थर्ड रो के इक्वल मल्टीपल से। इक्वल मल्टीपल का मतलब मैंने थर्ड रो में के से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ई को ऐड किया, ठीक है, मैंने ई को ऐड किया है, थर्ड रो में के से मल्टीप्लाई कर दिया, और मैंने एफ को ऐड किया है, थर्ड रो में के से मल्टीप्लाई कर दिया, और थर्ड रो एज इट इज लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ये क्या कह रहा है कि इफ एनी रो, इस एग्जांपल में सेकंड रो इज एडेड, सेकंड रो को देखिए, सेकंड रो के एलिमेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं टू इक्वल मल्टीपल ऑफ अनदर रो। इक्वल मल्टीपल यानी कि यहाँ के है, के टाइम्स थर्ड रो, हमने सेकंड रो को ऐड किया है थर्ड रो के टाइम्स। तो इस ये जो सिस्टम है इसका डिटर्मिनेंट और ये जो सिस्टम है इसका डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा। मतलब अगर आप कहीं ऐसा कॉम्बिनेशन देखें तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको यहां से यहां देखें तो कहेंगे सर हम क्यों करेंगे इसको, इसमें ये अच्छा खासा सिंपल दिखाई दे रहा है, इसको क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर कहीं ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी मालूम होगी तो आप इसको इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। किसी कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट को, किसी कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले डिटर्मिनेंट को हम एक सिंपल डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप खुद एक बार के लिए सोचिए कि इसका एक्सपेंशन कॉम्प्लिकेटेड है या इसका, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, ये बड़ा सिंपल, हम क्यों इसको एक्सपेंड करेंगे, हम इसको इसमें कन्वर्ट करके एक्सपेंड करेंगे। यही बात है। बहुत सारे राइटर्स इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिखते हैं कि डिटर्मिनेंट के किसी रो को, ठीक है, किसी दूसरी रो के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन देखिए, किसी रो के एलिमेंट का स्क्वायर वगैरह नहीं, स्क्वायर क्यूब नहीं करना है, हमने सेकंड रो को थर्ड रो के टाइम से ऐड किया है, तो ये है क्या, सेकंड और थर्ड रो का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। सो एनी रो कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट रो विद अनदर रोज। ठीक है, किसी रो को हम उस रो और किसी बाकी दूसरी रोज के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली एनी कॉलम ऑफ, कॉलम वाला भी हम लोग कर लेते हैं, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, एक एग्जांपल तो ये आपने समझ लिया, एक कॉलम वाला भी कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक ही कॉलम से इधर आए। ठीक है, ये सही जा रहा है ना। ओके, सो मान लीजिए ए डी जी, मैं सेकेंड कॉलम को, अच्छा चलो सेकेंड में छोड़ दे रहा हूं, बी ई एच, मैंने थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया। थर्ड कॉलम के साथ क्या किया मैंने, मैं थर्ड कॉलम को ऐड कर रहा हूं। देखिए थर्ड कॉलम को मैं ऐड कर रहा हूं सेकेंड कॉलम के टाइम से। ठीक है, के टाइम्स बी, के टाइम्स ई, के टाइम्स एच, और फिर मैं ऐड कर रहा हूं फर्स्ट कॉलम के एल टाइम से, एल टाइम्स ए, एल टाइम्स डी, एल टाइम्स जी। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए थर्ड कॉलम को रिप्लेस किया गया। थर्ड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ क्या लिखा, एनी रो और कॉलम, इफ एनी कॉलम इज एडेड, हमने कॉलम थर्ड को ऐड किया है, इक्वल मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम, हमने देखिए कॉलम थर्ड को ऐड किया है सेकंड कॉलम के टाइम से, सेकंड कॉलम के मल्टीपल से, ये के इक्वल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ के से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ एल से मल्टीप्लाई, नहीं, सेकंड कॉलम के टाइम से और फर्स्ट कॉलम के एल टाइम से, इक्वल मल्टीपल ऑफ सेकंड कॉलम प्लस इक्वल मल्टीपल ऑफ फर्स्ट कॉलम।
थर्ड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय थर्ड कॉलम प्लस k टाइम्स सेकेंड कॉलम प्लस l टाइम्स फर्स्ट कॉलम। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। ये जो ऑपरेशन हमने किया है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, C3 मतलब थर्ड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय C3 प्लस k टाइम्स C2 प्लस l टाइम्स C1। थर्ड कॉलम को थर्ड कॉलम प्लस सेकंड कॉलम का k टाइम्स प्लस फर्स्ट कॉलम का l टाइम्स, ऐसे रिप्लेस किया गया। तो इसका डिटर्मिनेंट और इस सिस्टम का डिटर्मिनेंट इक्वल आना है, अलग अलग नहीं आएगा। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं डिटर्मिनेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन लॉन्ग में 6 मार्क्स का आता है। जो स्टूडेंट्स मैथ्स को मैथ्स के लिए पढ़ते हैं, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, फन के लिए, अपने अपने पैशन के लिए पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जो स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के लिए और एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब बातों को बहुत अच्छे से और इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझें। एक और बात, ये 8 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में 5 प्रॉपर्टीज कंप्लीट की थी और इधर 3, टोटल 8 हो गई हैं। इन 8 प्रॉपर्टीज को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आप एनसीईआरटी अपनी टेक्स्ट बुक जरूर पढ़िए, उसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को लगाइए। इन पर जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं कितनी भी क्लासेस ले लूँ यहाँ पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आप खुद से रीडिंग लगाएं और क्वेश्चन सॉल्व करें। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चंद्रा पब्लिक स्कूल मऊ के स्टूडेंट्स अपनी क्लास का रिस्पांस, इस क्लास का रिस्पांस गूगल क्लासरूम ऐप पर देंगे। उन्हें क्लास समझ में आई या नहीं, कितनी डिलीवर हुई, कितनी नहीं डिलीवर हुई, और अगर कहीं कोई पॉइंट नहीं समझ में आया या कोई डाउट है तो स्पेसिफाई कीजिए कि ये बात जो आपने कही वो नहीं समझ में आई। आई होप आपको क्लास समझ में आई हो। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए।